अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ सरदानिश। आज फिर आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं और इंशाल्लाह ताला इसके भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मेरा काम है जितना हो सके हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करें उतना बेहतर है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि बायोलॉजी में रट्टा लगता है, बायोलॉजी रट्टाफिकेशन है, क्रैनिंग होगी होती है, ये वो नहीं। बायोलॉजी प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं। आज का एक इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो चैप्टर नंबर 4 सेल बायोलॉजी से है। बहुत से बोर्ड के बुक्स में इनका कोई जो है खास जिक्र नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका जो सिंटेक्स हो गया, सिंटेक्स का बुक हो गया जो, ठीक है। उसके बाद आपका जो फीडरल हो गया, केपी के हो गए। फीडरल और केपी के में इसका स्लाइटली डिस्कस है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, लेकिन हमारे सिंटेक्स में इसका डिस्कस नहीं है। तो आज इसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला ऐसा पढ़ेंगे कि आपको ये कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो आए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सबसे पहले अगर हमें इसको पढ़ना है तो इसके अल्फाज को तोड़ना होगा। ये मेरा एक आदत है कि मैं सबसे पहले अगर किसी चीज़ को समझना चाहता हूँ तो मैं उसकी दी गई आउटलाइन को देखता हूँ कि वो क्या बोल रही है। जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, अगर मैं उसकी सिंपल डेफिनेशन को देखूं तो उसकी सिंपल डेफिनेशन मुझे बताएगी कि ऑर्गेनिल्स व्हेन ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल, जब सेल के ऑर्गेनिल्स वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन, जब सेल के ऑर्गेनिल्स कोऑर्डिनेशन करके मिलके किसी काम को अंजाम देंगे, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जब सेल के ऑर्गेनेल्स मिलके सेल के काम करेंगे, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो मैंने यहां पे लिखा है व्हेन ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेल। जब मुख्तलिफ सेल के ऑर्गेनेल्स मिलके सेल के बहुत से कामों में हेल्प करेंगे, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उम्मीद है आपको डेफिनेशन से समहाउ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है सेल के ऑर्गेनेल्स एक साथ मिलके सेल के काम को अंजाम दें। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये सिस्टम सारा कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपके सारे सवालात जो है ना, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जब मैं सेल के स्ट्रक्चर को देखूंगा तो जो ब्रेन ऑफ सेल है वो है न्यूक्लियस। मैंने प्रॉपर चीजें इसकी मेंशन नहीं की क्योंकि मैंने ऑलरेडी न्यूक्लियस को डिस्कस कर दिया है पहले वाले लेक्चर में। इसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। तो ये जो न्यूक्लियस है ये है ब्रेन ऑफ सेल। क्या है? ब्रेन ऑफ सेल, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा ऑर्गेनेल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के बाद आती है सेल की न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ये डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की। ये तीनों ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर एनवलप के साथ हमें एक और अटैचमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक अटैचमेंट मिलेगी। इस अटैचमेंट का दूसरा नाम है, थोड़ा मैं आपको समझाऊं,
ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक और अटैचमेंट, एक स्ट्रक्चर लेके आएगी। उस अटैचमेंट को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो अटैचमेंट, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आपके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। कुछ बुक्स में लिखा गया है कि ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवलप जिसे कहते हैं, ये भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई होती है। लेकिन इसका एक टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा गया है कि ये माइक्रोफिलामेंट से बनी हुई होती है। आप साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। प्रोटीन का एक एग्जाम है, ठीक है। तो ये एक जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर न्यूक्लियस से अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। ये क्या करता है? राइबोसोम्स बनाता है। और राइबोसोम्स को बोलते हैं हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन जो है, सेल के सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि रिएक्शंस को करवाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, कैटालिस्ट एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा रिएक्शंस जो होते हैं, उनको करवाने के लिए एक चीज हमें जरूरत होती है, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। वो एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो एंजाइम की नेचर होती है वो प्रोटीनियस होती है, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन एक सबसे बड़ा जो है, जिसकी बड़ा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो है हमारे सेल के अंदर एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता जाएगा, राइबोसोम्स बनते जाएंगे। अब ये राइबोसोम्स कुछ तो बाहर चले जाएंगे न्यूक्लियोपोर्स के, ये जो न्यूक्लियोपोर्स हैं, कुछ राइबोसोम्स बाहर चले जाएंगे। क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे। इन राइबोसोम्स को हम बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। क्या? ये न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स बनाए, जो न्यूक्लियोपोरिन से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में चले गए। इन राइबोसोम्स का मैंने नाम क्या रखा? फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। नजर आ रहा है आपको? जी, ठीक है। और कुछ राइबोसोम्स यहां से निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस से निकल के एंडोप्लाज्म की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकल के बनकर बाहर आएंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाके अटैच हो जाएंगे। जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्म की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, उसके बाद इस एंडोप्लाज्म के सरफेस का दूसरा नाम आ जाएगा, जिसको हम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ER लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर, इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, यार तुम्हारे फेस पे बहुत से पिंपल्स हैं, इसकी वजह से तुम्हारा स्किन बहुत रफ लग रही है। रफ हम ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई और चीज लगी हुई हो, ठीक है। कभी बोलते हैं हम स्मूथ सरफेस, मतलब उस पर कोई भी ऐसी चीज जो है डिस्टर्बेंस पैदा, रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर रही, स्मूथ है, क्लियर है। कभी बोलते हैं हम रफ सरफेस, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की
एक पोर्शन पे आपको राइबोसोम्स अटैच मिलेंगे। जिस साइड पे आपको राइबोसोम्स अटैच मिलेंगे उस साइड को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस साइड पे आपको कुछ ना मिले उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी आप बोलेंगे सर ये तो आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं कर रहे, ये तो आप सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। मैंने कहा बेटा आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम आएंगे कि ये कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्लियर हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्लियर हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक बताया है कि रफ को रफ क्यों बोलते हैं और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं और इनकी अटैचमेंट किससे होती है और कहाँ से राइबोसोम्स आते हैं। यहाँ तक आपका चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, फंक्शन कैसे होता है। स्ट्रक्चर के बाद ही हम फंक्शन और कोऑर्डिनेशन पे बात करेंगे। तो क्या होगा, आपने पढ़ लिया राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियस है और प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो है राइबोसोम्स। तो ये बात क्लियर है कि जिस एरिया पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे वहां पे प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन वो प्रोटीन होंगे अनस्टेबल या इमेच्योर प्रोटीन्स। मतलब उनका अभी तक प्रॉपर मॉडिफिकेशन, उनको काम बताया नहीं गया होगा, जस्ट वो बने हैं, उनकी फिर लेबलिंग होगी, उनको काम बताया जाएगा। जैसे एक फैक्ट्री में मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, एक जगह पे एक चीज़ बनती है, दूसरी जगह पे उसकी लेबलिंग होती है, तीसरी जगह पे उसकी जो है काम बताया जाता है। तो यहाँ पर भी समझे एक सारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनेंगे वो होंगे इमेच्योर अनस्टेबल प्रोटीन। ठीक है। उन प्रोटीन्स, यहाँ पे जो प्रोटीन्स बन गए वो प्रोटीन, एक गेट लगा हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिसको हम बोलते हैं गेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। उस गेट से ये प्रोटीन अंदर जाएंगे, जिस सरफेस के अंदर जाएंगे उस सरफेस का नाम है लेमिनल कैविटी, और ये कैविटी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। ठीक है। जब ये लेमिनल कैविटी के अंदर जाएंगे तो वो अपने प्रोटीन्स जो हैं खुद को एक वेजिकल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये आपने लिख लिया हो नाम वगैरह तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे इनको थोड़ा डिटेल में बताना है। ये चीज़ अगर आपने लिख ली हो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। लेमिनल कैविटी वगैरह नाम आपको वैसे भी अल्फाज पे फोकस करें तो समझ में आ जाएगा लेमिनल कैविटी क्या होती है। अब क्या होगा, सॉरी, अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटीन्स आए हैं अनस्टेबल, ये एक वेजिकल में कन्वर्ट होके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आएंगे। क्या? फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन्स हैं अनस्टेबल, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गए हैं। ठीक है। और इस वेजिकल के अंदर प्रोटीन्स पड़े हैं जो अनस्टेबल हैं, मतलब इनको अभी ना ही लेबलिंग की गई है ना ही इनको काम दिया गया है। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ पे बाद में बात करेंगे। और ये एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया है मैंने गोल्जी बॉडीज। क्या? गोल्जी बॉडीज। ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये प्रोटीन वेजिकल में कन्वर्ट होकर जाएंगे गोल्जी बॉडीज के पास। कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसका नाम है सिस फेस। क्या? सिस फेस। ठीक है। और जो ये वाली साइड है इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे जो इमेच्योर अनस्टेबल प्रोटीन्स आए हैं वो सिस फेस से गोल्जी बॉडीज में अंदर जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकल निकलेगी,
निकलेगी। मेरी थोड़ी उर्दू जो है ना ऊपर नीचे माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। एक वेजिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी, वो वेजिकल सिस फेस से अंदर जाएगी गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। यहां से समझाने के लिए मुझे थोड़ा आपको फंक्शन बताना पड़ेगा गोल्जी बॉडीज का। गोल्जी बॉडीज के दो काम है, एक है पैकिंग, दूसरा है और प्रोसेसिंग। एक तो यहां आप दूसरा लिख लें मॉडिफिकेशन। ये तीनों काम गोल्जी बॉडीज करवाती है। तो ये एक अनस्टेबल प्रोटीन जब सिस फेस से अंदर जाएगा तो सबसे पहले यहां पे इस प्रोटीन की प्रॉपर पैकिंग होगी, प्रॉपर इसकी लेबलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन होगी कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम इस प्रोटीन को बताएंगे। फॉर एग्जांपल ये चैनल प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम आते हैं। तो ये जहां यहां पे जो प्रोटीन बनेगा वो चैनल प्रोटीन्स के लिए काम आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ लिया था कि चैनल प्रोटीन्स का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो ये जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बन रहे हैं। पहले इनकी पैकिंग हुई, फिर इनको काम बताया गया प्रोसेसिंग का, उसके बाद इनकी मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन कैसे? आप लोगों ने ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन में, जो रिसेप्टर्स एंजाइम्स बनाने में हेल्प कर रहे थे। जब दो चीजें मुख्तलिफ चीजें एक साथ मिलेंगी तो क्या उसको मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, जिसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो क्या होगा, कभी किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देंगे, कभी किसी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देंगे, तो एक मॉडिफिकेशन हो गई। तो ये लिपिड या फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन या ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, ये भी मुख्तलिफ काम अंजाम देंगे। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया कि सेल के अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, ब्रेन ऑफ सेल है जो हुक्म देगा राइबोसोम्स बनाओ। कुछ राइबोसोम्स बाहर निकल जाएंगे जिसको हम फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में अंदर होते हैं। जिस चीज से बाहर निकले हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोरेंट्स या न्यूक्लियोपोर्स। कुछ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जहां पे राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं उसको हम बोल रहे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाएगा, लेकिन वो अनस्टेबल इमेच्योर प्रोटीन होंगे। वो प्रोटीन एक वेजिकल की शक्ल से बाहर आएंगे, बाहर आकर सिस फेस से गोल्जी बॉडीज में जाएंगे। गोल्जी बॉडीज में उन प्रोटीन्स की पैकिंग, प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन के बाद उन प्रोटीन्स को अपना काम का पता चलेगा और वही प्रोटीन बाद में जाकर सेल के लिए काम करेंगे। तो क्या मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मिलके सेल का काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो मैंने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब सेल के ऑर्गेनेल्स मिलके काम करें सेल के लिए, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या कर रहा था, राइबोसोम्स बना रहा था। वो राइबोसोम्स कुछ साइटोप्लाज्म में चले गए, कुछ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में चले आए। जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में चले आए उनको हम रफ एंडोप्लाज्म को बोला। उन्होंने प्रोटीन बनाए, अनस्टेबल इमेच्योर प्रोटीन बनाए। वो इमेच्योर प्रोटीन वेजिकल में कन्वर्ट होकर गोल्जी बॉडीज में चले गए। गोल्जी बॉडीज ने उनको मैच्योर किया, फंक्शन बताया, लेबलिंग की, मॉडिफिकेशन की। वो प्रोटीन बाद में जाके सेल मेम्ब्रेन में काम करेंगे या मुख्तलिफ सेल के पार्ट में काम करेंगे। क्या सारे ऑर्गेनेल्स मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उस कोऑर्डिनेशन से सेल को फायदा हो रहा है? ऐसी कोऑर्डिनेशन को हम बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसमें हर एक ऑर्गेनेल का अलग अलग काम है, तो मैं वो आज इसको काम को नहीं बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ आपको बताया है कि सारे ऑर्गेनेल्स मिलके कैसे काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे, चलें एक बात और ऐड कर देता हूं। कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे, ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे स्टोर होकर
स्टोर होकर एक वेजिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक वेजिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो वेजिकल बाहर निकल के एक और ऑर्गेनेल बना देगी, जिस ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। इसलिए बहुत से बुक्स में लिखा गया है कि लाइसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट। क्योंकि बहुत से प्रोटीन्स मर्ज होकर कंबाइन होकर एक वेजिकल बनाते हैं और वेजिकल को गोल्गी बॉडी से अलग कर देते हैं। उसके बाद ये अलग एक ऑर्गेनेल बन जाता है जो सेल की डाइजेशन करवाता है। ये क्या करवाता है? सेल की डाइजेशन करवाता है। इसके अंदर 50 प्लस इंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स करवाते हैं, अंदर ब्रेक डाउन करवाते हैं मुख्तलिफ चीजों की। इसके भी 4 टाइप है, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा, विटामिन डी की कन्वर्जन करवाएगा। ठीक है। उसके अलावा ये डिटॉक्सी, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम P420। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये एक एंजाइम है जो लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, मतलब जो जहरीलापन है उसको खत्म करता है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, एक मतलब जब वो पीते हैं तो बहुत मतलब टोन लगे पड़े होते हैं, लेकिन सुबह को वो सही हो जाते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो ये एक एंजाइम है साइटोक्रोम P420 जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाद में हम कुछ टाइम के बाद इसका पार्ट 2 में एक एक चीज़ को हम जो है ना प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं ये आप लिख लें, लाजमी है। नंबर 1 जो है आपका न्यूक्लियोलस, क्योंकि राइबोसोम्स बना रहा है। उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडीज। ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स, फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलके जब काम करेंगे उसको फिर हम क्या बोलेंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल करें, तालीम को हासिल करें और हमें दुआ में याद करें। कोई गलती हो गई हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो, माजरत चाहता हूँ। इंसान हो, गलती खता हो सकती है। दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।